उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी में संगठन में बदलाव से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक के लिए लगातार अटकलों का दौर जारी है और इन सब के बीच भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बीजेपी मुख्यालय पर यूपी के सभी मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें की है। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम के साथ बीएल संतोष ने मुलाकात की है। हालांकि सभी मंत्रियों के साथ हुई इस बैठकों में महत्वपूर्ण गोपनीय बातें हुई है, जिन्हें कि गोपनीय भी रखा गया है और बीजेपी का यह भी कहना है कि दरअसल कोरोना संक्रमण की तैयारी में आने वाले समय के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। बीजेपी के मंत्री किसी भी प्रकार की कोई जानकारी देने से इसमें बच रहे हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में भी यूपी के कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, जिसका फायदा साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिल सके। लेकिन बैठक के बाद मंत्रियों और डिप्टी सीएम के बयान ने सूबे की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज कर दी। संगठन के लिए जो भी उचित है उसका निर्देश दे रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी होनी है। तो वही अभी भी राजधानी में सरकार, संगठन और स्थिति को लेकर लगातार कयासों का जो दौर है वो जारी है और इसी बीच संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश में आरएसएस प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यह बैठक अज्ञात स्थान पर की गई, जिसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक को प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में आरएसएस प्रदेश प्रमुख नेता शामिल हुए। कहा यह भी चाह रहा है कि संगठन महामंत्री ने आरएसएस नेताओं से भी इस पर फीडबैक लिया है। बीएल संतोष कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे और अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंप देंगे। दूसरी तरफ यूपी के इस राजनीतिक उठापटक का असर सूबे की राजधानी से लेकर केंद्र तक हो रहा है। यही वजह है कि संगठन महामंत्री के दिल्ली आलाकमान को रिपोर्ट सौंपने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 5 जून को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है, जिसमें कि यूपी को लेकर उच्च स्तरीय मंथन भी होना है। तो बता दें आपको कि जो अगली बैठक होनी है उसको लेकर तैयारी की जा रही है। 5 जून को मोहन भागवत ये बैठक लेंगे और इसमें आने वाले समय में यूपी को लेकर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा। तो 5 जून को मोहन भागवत ये बैठक लेने जा रहे हैं। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन के मेगा अभियान की शुरुआत की गई है और इसके लिए लखनऊ में विशेष तौर पर 3 मेगा सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें प्रतिदिन 11,000 टीके लगवाने के लिए लक्ष्य तय किया गया। जबकि यूपी सरकार ने मिशन जून के तहत प्रदेश में 1 महीने के अंदर 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने केडी सिंह मेगा वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने के बाद प्रदेश की जनता से कोरोना का टीका लगाने के लिए अपील की है। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है, एक कोरोना प्रोटोकॉल के लिए जो बिहेवियर तय किया गया है वो उसका पालन जरूर करें। मास्क और 2 गज की दूरी का पालन। दूसरा, हमारी निगरानी और मोहल्ला समितियां गांव-गांव और मोहल्ले जा रही है। टेस्ट कराने से कोई ना भागें, ये सभी टेस्ट फ्री में हैं। तीसरा, वैक्सीन फ्री में है। 18 से 44 को वर्ष की उम्र को राज्य सरकार और 45 वर्ष से अधिक की उम्र को केंद्र सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही है। हम वैक्सीन जरूर लें। यह वैक्सीन कोरोना महामारी में एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो उत्तर प्रदेश में आज से ही वैक्सीनेशन के मेगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ में विशेष तौर पर इसके लिए 3 मेगा सेंटर भी बनाए गए, जिसमें 11,000 टीका लगवाने के लिए लक्ष्य रखा गया। खास बात यह रही कि वरिष्ठ नागरिकों को आने जाने के लिए बसों का संचालन भी यहां किया जाएगा। प्रतिदिन
इकाना स्टेडियम में 6000 टीके का लक्ष्य, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 5000 टीके का लक्ष्य और छोटा इमाम बाड़ा में 5000 टीके का लक्ष्य रखा गया। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन जून के तहत इस महीने 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है। 3 मेगा कैंप प्रारंभ किए जा रहे हैं। पहला जिसमें प्रतिदिन की कैपेसिटी 6000 की रहेगी, ये इकाना स्टेडियम पे। दूसरा केडी सिंह बाबू स्टेडियम पे, जहाँ पे हमारी प्रतिदिन लगभग 5000 की कैपेसिटी रहेगी, और छोटा इमाम बाड़ा पे, जहाँ हमारी प्रतिदिन लगभग 5000 की। तो इस तरह 11000 एडिशनल कैपेसिटी 1 जून से। देश में कोरोना की दूसरी लहर से अभी भी कई राज्य बुरी तरह से प्रभावित है और यहां बहुत से पीड़ितों की जो संख्या है वो हर दिन सामने भी आ रही है। ऐसे में यहां 12वीं बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर 2 महीने से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। कुछ राज्य सरकारों और संगठनों ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कराने की भी मांग की थी। मंगलवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन और 6 केंद्रीय मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक में परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। पीएम ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी चली बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री के सामने परीक्षा कराने के सभी विकल्प रखे गए। ये विकल्प राज्य सरकारों और सीबीएसई बोर्ड के साथ लंबी चर्चा के बाद तैयार किए गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों का आकलन किया जाए। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड परीक्षा पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। इसमें केंद्र ने कहा था कि वो गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना प्लान पेश करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो भी निर्णय लेंगे उसके पीछे आपको मजबूत दलील देनी होगी। जस्टिस खानविलकर ने कहा कि छात्रों को बहुत उम्मीद थी कि इस साल भी पिछले साल की तरह परीक्षा नहीं होगी और नंबरिंग के लिए मेथड सिस्टम अपनाया जाएगा। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र परीक्षा कराने से परहेज कर सकता है और मंगलवार की शाम इस संबंध में ऐलान कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। लखनऊ सहित कई जगहों पर लगातार दूसरे साल बड़ा मंगल का वार्षिक उत्सव बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन भक्तों की भक्ति अपने इष्ट के लिए जैसी पहले थी वैसे ही देखी जा रही है, क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध ही कुछ ऐसा है। तो चलिए बड़े मंगल के पावन अवसर पर आपको बताते हैं कि आखिरकार बड़ा मंगल मनाना क्यों जाता है और इसके पीछे की वजह क्या है, किस तरह से हर बार इसको लेकर एक अलग तरह का जो उत्साह है। धनिया बंटवाया और प्याऊ लगवाए थे, तभी से इस बड़े मंगल की नींव पड़ी। यहाँ के नवाब हुए, नवाब के संतान ने ही संतान की प्राप्ति हुई और मनोकामना पूर्ण हुई, तो वो यहाँ से ले जा रहे थे। 2 मूर्ति थी, एक मूर्ति ले जा रहे थे भूल भुलैया के पास कि वहाँ स्थापना करेंगे, बाबा की पूजा करेंगे। तो यहाँ से बैठा के हाथी पे ले गए, तो हाथी बैठ गया। वहाँ पे गोमती चांदगंज के पास बैठी थी, हाथी बैठ गया। उठा नहीं, मूर्ति उतारते थे, हाथी चल देता था, मूर्ति रखते थे, हाथी बैठ जाता था। तो नवाब को सब हो गया, गोमती उस पार हनुमान जी नहीं जाएंगे। तब वहाँ पे नया हनुमान जी मंदिर, तभी नया हनुमान जी पुराने मंदिर हनुमान जी के मंदिर के नाम से मशहूर हुआ। बड़ा मंगल मनाने के पीछे एक और कहानी है। कहते हैं नवाब शुजा-उद-दौला की दूसरी पत्नी जनाबे आलिया को सपना आया कि उन्हें हनुमान मंदिर का निर्माण कराना है। सपने में मिले आदेश को पूरा करने के लिए आलिया ने हनुमान जी की मूर्ति मंगवाई। हनुमान जी की मूर्ति हाथी पर लाई जा रही थी। मूर्ति को लेकर आता हुआ हाथी अलीगंज की एक जगह पर बैठ गया और फिर उस जगह से उठा ही नहीं। आलिया ने उस स्थान पर मंदिर बनवाना शुरू कर दिया, जो आज नया हनुमान मंदिर कहा जाता है। ये सबसे पुराना हनुमान जी मंदिर के नाम से है। ये उस समय बना था जब माता सीता जी का वनवास हुआ था, अयोध्या से बिठूर जा रहे थे। तो यहाँ अवध ये भी था, यहाँ संध्या हो गई, जंगल में हनुमान जी यहाँ रुकी थे माता जी। और टीले वाली मस्जिद जो लक्ष्मणपुरी के नाम से मशहूर था, वो महल था लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी चले गए, हनुमान जी यहाँ उसी समय का मंदिर ये है। मंदिर का निर्माण ज्येष्ठ महीने में पूरा हुआ।
मंदिर बनने पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई और बड़ा भंडारा हुआ। तभी से जेठ महीने के हर मंगलवार को बड़ा मंगल के तौर पर मनाने की परंपरा चली आ रही है। 400 साल पुरानी इस परंपरा ने इतना वृहद रूप ले लिया है कि अब पूरे लखनऊ के चौक चौराहे पर भंडारा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कोविड महामारी के दौर में प्रदेश भर में सख्ती लागू है और कई राज्यों में लॉकडाउन भी है। ऐसे में धार्मिक स्थानों पर भी कोरोना नियमों का पालन अनिवार्य है और इसी कड़ी में लखनऊ शहर में लगातार दूसरे साल बड़ा मंगल का वार्षिक उत्सव बड़े पैमाने पर नहीं मनाया गया बल्कि सामान्य तरीके से मनाया गया। राज्य के हनुमान मंदिरों ने कोविड महामारी और सुरक्षा प्रोटोकॉल की दूसरी लहर को देखते हुए बड़ा मंगल पर उत्सव का आयोजन नहीं करने का फैसला किया। पिछले साल की तरह भक्त मंदिरों की पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। ऐसे में सूबे के 2 जिलों से ये तस्वीरें सामने आई। तो लखनऊ और प्रयागराज की जो तस्वीरें हैं वो आप इस वक्त देख रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग इस बार इसकी की गई है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा है। तो प्रियंका गांधी ने फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो नौकरियों को लेकर जिक्र उन्होंने किया है, बेरोजगारी को लेकर जिक्र किया, महंगाई को लेकर जिक्र किया, रसोई गैस का भी उन्होंने जिक्र किया अपने ट्वीट के जरिए और सरकार को घेरने की कोशिश की। यूपी पंचायत चुनाव में मृतक कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के लिए निर्देश जारी किए गए। योगी सरकार ने अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए प्रदेश के सभी 18 मंडलों पर अधिकारी नामित कर दिए। ये अधिकारी 22 जून तक अपने अपने जिले के मृतक कर्मियों का जो जानकारी, जो डिटेल है वो वेबसाइट पर अपलोड कराएंगे। कहते हैं आपदा कितनी भी बड़ी हो लेकिन अवसर खोजने वाला अवसर खोज ही लेता है। असल में यूपी के 18 जिलों में 9 करोड़ का घोटाला हुआ है। यह घोटाला 18 जिलों में कस्तूरबा विद्यालयों में हुआ है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में खेल है बड़ा काला। कोरोना काल में शिक्षा का घोटाला, सरकारी अंधेरगर्दी का पूरा सच। कहते हैं आपदा कितनी भी बड़ी हो लेकिन अवसर खोजने वाला अवसर खोज ही लेता है। इस बार भी मामला कुछ ऐसा ही है। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाने पीने की चीजों के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये पैसे इस साल कोरोना महामारी के दौरान फरवरी और मार्च महीने के लिए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात ये कि इन पैसों को कोरोना संक्रमण के उस दौर में खर्च कर दिया गया जब प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज बंद थे। 11 फरवरी से 31 मार्च के बीच 9 करोड़ रुपए निकाले गए। अधिकारियों का कहना है कि ये रकम छात्राओं के भोजन, दवा और स्टेशनरी के लिए खर्च की गई है। लेकिन सवाल ये कि जब कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश के सभी स्कूल बंद थे, हॉस्टलों में बच्चे नहीं थे, किसी परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, तो ये खर्च हुआ कहाँ? दरअसल ये मामला भी बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री सतीश द्विवेदी से जुड़ा है। ये वही मंत्री हैं जिन पर अपने भाई को ईडब्ल्यूएस कोटे से नौकरी दिलाने का आरोप लगा है। हालांकि बाद में किरकिरी होने पर मंत्री जी के भाई ने इस्तीफा दे दिया। इस मामले में तो बच गए, लेकिन एक बार फिर मंत्री जी की फजीहत है। विभाग के दूसरे घोटाले के मामले पर इन पर उंगली उठ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वाला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उसमें 9 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और बच्चे मौजूद नहीं थे, उनकी उपस्थिति शून्य थी।
बावजूद इसके भोजन और स्टेशनरी का पैसा निकाला गया। बरेली में 84 लाख रुपए निकाल लिया गया, बिजनौर में 74 लाख रुपए निकाल लिया गया, देवरिया में 68 लाख रुपए निकाल लिया गया, फतेहपुर में 31 लाख रुपए निकाल लिया गया, गाजियाबाद में 18 लाख रुपए निकाल लिया गया। पैसे निकालने की ये लिस्ट बहुत लंबी है। संजय सिंह जिलों के नाम गिनाते हुए मंत्री सतीश द्विवेदी पर ताबड़तोड़ हमले करते नजर आए। सतीश द्विवेदी जिसके प्रभारी मंत्री है, उस जिले में भी पैसा निकाल लिया गया। बच्चे हैं नहीं, बच्चों का पैसा खा रहे हो, बालिकाओं का पैसा खा रहे हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की बच्चियों का पैसा खा रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? विपक्षी पार्टियों के ताबड़तोड़ सवाल जब सुर्खियां बनी तो शासन हरकत में आया। एजुकेशन और राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने इस पूरे प्रकरण में 18 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जवाब तलब किया है और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि बच्चों के नाम आखिर कब तक ये आंकड़ों का काला खेल चलता रहेगा? आखिर कब तक गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए आए इन पैसों से अधिकारी मौज उड़ाते रहेंगे? अब देखना ये है कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि एक्शन के रिएक्शन से ही सरकार की नीति और नीयत का पता चलता है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। श्रावस्ती में कस्तूरबा विद्यालयों में लाखों का घोटाला हुआ है। भोजन, स्टेशनरी और मेडिकल केयर मद के नाम पर 26 लाख रुपए लिए गए और छात्राओं की उपस्थिति लिखे बिना ही लाखों का बजट खपा दिया गया। राज्य परियोजना ने इसे वित्तीय अनियमितता माना है। इसके अलावा बीएसए को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। बढ़ती गर्मी और उमस के बीच लोगों को आज राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो कुछ जिलों में चेतावनी भी उन्होंने दी है और कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ साथ जोरदार बारिश शुरू हुई है। बारिश से किसानों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। वही जिस तरफ से अचानक आसमान पर घने काले बादल छाए, उससे कुछ जगहों पर स्थिति बिगड़ती हुई भी दिखाई दी। जनपद बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के उरेना गांव के मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला यहां से सामने आया है। पति की मृत्यु के बाद कलयुगी ससुर ने घर में ताला डालकर विधवा महिला को घर के बाहर ही निकाल दिया। अब महिला टेंट के गद्दे डालकर मकान के बाहर रह रही। पति खत्म हो गए और उसके बाद हमारे ससुर ने ताला मार के चले गए घर से। घर में लाश नहीं बढ़ने दी तो अंदर लाश रखी। उसके बाद कि यहाँ से निकालो, फेंको लाश को, यहाँ से निकालो। उसके बाद रात के 11 बजे संस्कार उनको उल्टे सीधो कर दो। बाकी बाद इन्हें बच्चों को घर से निकालो, इन्हें कुछ ना देंगे, यहाँ रहने ना देंगे। इन्हें जूता मार के निकालो घर से, इनका कुछ नहीं है, इनका बाप ने बनाओ तहाँ रह जाएगी, जो हमारी संपत्ति है हम किसी को ना देंगे। और उसके बाद ये सब चीज में ताला डाल के चले गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।